हेलो एमर्स। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का एक जो चैप्टर चल रहा था मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके अंदर हम देखेंगे। आज मेरा थर्ड लेक्चर है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था, यानी प्लांट का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने रूट को स्टार्ट किया था। सबसे पहले रूट लिया था और रूट के बारे में लगभग बातें कर ली थी। ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक है वो रूट का लास्ट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट मतलब कि जो रूट है, जो जड़ है, वो किन किन भागों में डिवाइडेड है। मतलब क्योंकि ध्यान समझिएगा, एक रूट के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, तो हर एक काम का अपना अलग अलग एक कार्य क्षेत्र होता है, उस कार्य क्षेत्र के अंदर काम हो रहे होते हैं। ओके, तो वर्किंग रीजन होता है, तो उसी रीजन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक जो रूट होता है, उस रूट के अंदर कितने रीजन होते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रीजन का मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, कारण नहीं है, ये क्षेत्र वाला है समझ, या भाग वाला है। तो एक रूट को मेनली 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मेनली 4 रीजन्स है, मेनली 4 रीजन। अब इन चारों रीजन को मैं बारी बारी से डिस्क्राइब करता हूँ थ्रू द फिगर। ओके, तो अगर एक आप रूट देखोगे तो कुछ इस शेप में होगा। मैं यहाँ पे बीच में इसको बना लेता हूँ। एक रूट को मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, नीचे की ओर आप सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो देखिएगा, नीचे का सबसे क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं बॉटम पॉइंट है रूट का। और इस बॉटम पॉइंट पे रूट के चारों ओर क्या लगा रहता है, रूट कैप। क्या लगा रहता है, रूट कैप। यहाँ पे रूट कैप लगा रहता है। सर ये रूट कैप क्या करेगा, रूट कैप का काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। रूट कैप का काम है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बॉटम पॉइंट पे रूट के चारों ओर एक रूट कैप लगा होता है। ये रूट कैप क्या करता है, ये रूट कैप उस जड़ को अंदर जाने के लिए, देखिए क्या करेगा, जब जड़ फैलेगी तो जड़ मिट्टी के अंदर से ही तो आगे बढ़ेगी, सॉइल के अंदर से ही आगे बढ़ेगी। और जब वो सॉइल के अंदर आगे बढ़ेगी तो उसको एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसको क्या चाहिए, उसका जो पॉइंट होना चाहिए, या यहाँ पे नीडल होना चाहिए, मतलब इसको आगे बढ़ना है, इस उंगली को आगे बढ़ना है जमीन के अंदर। अगर मैं लेके जा रहा हूँ, या ये वाली उंगली आगे मैं लेके जा रहा हूँ, ओके, या ये वाली उंगली, कोई भी मैं उंगली अगर जमीन के अंदर डाल रहा हूँ, तो मेरी अगर ये क्या हो, नुकीली होगी, तो आसानी से इजीली क्या कर जाएगी, चली जाएगी। और अगर ये नुकीली नहीं रही तो फिर ये नहीं जा पाएगी। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या किया जाता है, रूट कैप के थ्रू एक पहला बेनिफिट जो लिया जाता है वो ये बेनिफिट है कि रूट कैप की हेल्प से जो रूट होता है वो मिट्टी के अंदर अपना रास्ता बना पाता है। ठीक है, पहली बात तो रूट कैप है ये। और इस रूट कैप से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है भैया, कि रूट का वे मिल सकता है इसको। रूट अपना रास्ता इसी के थ्रू, रूट्स वे, ठीक है ना, फाइंड बाय रूट कैप। ओके, आरसी। तो आरसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मतलब रूट क्या करता है, अपना रास्ता फाइंड करता है, पहली बात। दूसरी बात भाई, दूसरी बात ये है कि देखोगे तो रूट के बॉटम पॉइंट पे मेरिस्मेटिक सेल पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक सेल पाए जाते हैं। ये मेरिस्मेटिक सेल बहुत सेंसिटिव सेल होते हैं। अब चूंकि अगर ये सॉइल के अंदर, अगर ये क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर जा रही है रूट, तो ये जो मेरिस्मेटिक सेल हैं, ये मेरिस्मेटिक सेल भी सॉइल के कनेक्शन में आ जाएंगे। और जब सॉइल के कनेक्शन में मेरिस्मेटिक सेल आ जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि सॉइल का इन्वायरमेंट हो सकता है कि कुछ चेंज हो गया, तो फिर उस कारण, क्योंकि अंदर पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो हो सकता है सेल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब ना हो जाए। तो उस डिस्टर्बेंस से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन, रूट कैप। रूट कैप क्या करता है, उन मेरिस्मेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। यानी दूसरा काम ये करता है प्रोटेक्टिंग का। आई बात समझ में, तो ये इसका दूसरा काम है प्रोटेक्ट करने का। ओके, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहला कि रूट कैप क्या करता है,
रूट्स वे फाइंड द बाय आरसी, मतलब ये क्या करता है, रास्ता देता है, दूसरा काम करता है प्रोटेक्ट करने का। अच्छा, तीसरे नंबर पे इस रूट कैप की ही बात कर लो तो रूट कैप का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर पूछ दे आपसे कोई तो आप बताओगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, थिम्बल स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा रूट्स कैप के बारे में, ठीक है। तो सबसे नीचे वाले पोर्शन पे हमको ये मिल गया। अब आता है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ, सबसे बॉटम पॉइंट को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक एक्टिविटी का रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मैथमेटिक सेल पाए जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक सेल का काम क्या है सर, यानी यहाँ पे देखिएगा इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक सेल पाए जाते हैं। तो मैथमेटिक सेल का फायदा क्या वो है, तो ध्यान से समझिएगा, मैथमेटिक सेल जो होते हैं इनकी अलग अलग एक्टिविटी होती है, अलग अलग काम होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं किसी भी रूट के अंदर। जैसे सबसे पहली बात तो ये जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आई बात समझ में। अच्छा, पहली बात तो मैथमेटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब क्या आखिर गुण क्या है इसके अंदर। तो सबसे बड़ा गुण ये है कि ये रेगुलर यानी कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली डिवीजन कर रहे होते हैं, सेल डिवीजन कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक रूट जब जाता है ऊपर की ओर, एक पेड़ बनता है, तो एक पेड़ यानी एक रूट जब डेवलप करता है तो कैसे करता है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर करता है। और नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाले जो सेल होंगे वो बना रहे होंगे ऊपर वाले सेल को, तभी तो जाके वो बनेगा। यानी अगर एक क्या बोलते हैं रूट का, अगर रूट डेवलप हो रहा है, मतलब ये इतनी लंबी रूट है, तो उसको जो नीचे वाला पार्ट है उसकी वजह से पूरे के पूरे क्या है, पूरे के पूरे बाकी जो आए हैं वो आए हैं। दैट मीन्स नीचे वाले रूट के जो सेल हैं उन लोगों ने बाकी सेल्स को क्या किया है, बनाया हुआ है। आया समझ में। तो ये वही सेल है जो पूरे रूट को बनाने का काम करेगा। और आपको भी पता है कि अगर एक नया सेल मतलब नया बॉडी बन रहा है तो नई बॉडी पुराने बॉडी से यानी पुराने सेल से ही बनती है, ठीक है ना। और पुराना सेल क्या कर रहा होता है, सेल डिवीजन करके ही नया सेल बना रहा होता है। तो ये एकदम देखोगे तो रूट के बॉटम पे क्या होगा, मैथमेटिक सेल पाए जाएंगे जिनका काम क्या है कि कंटिन्यूसली डिवीजन करना यानी नए नए सेल बनाना। अगर इनकी शेप साइज की बात करोगे तो कैसे हैं, बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं। अब अगर बहुत छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में क्या करेंगे, अटैच्ड होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो पाएंगे। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्मेट में है तो अगर उस चीज़ को एक जगह पे रखूंगा मैं तो क्या कर पाएगा, वहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बड़ी चीज़ों को अगर मैं एक जगह पे रखूंगा। तो इसका कारण है, आप इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो गिट्टी है और बालू है और सीमेंट है, तीन चीज़ें मैं ले रहा हूँ, गिट्टी बालू सीमेंट। सबसे छोटे छोटे पार्टिकल किसके होते हैं, सीमेंट के, फिर उससे थोड़े से बड़े बालू के होते हैं और उससे भी बड़े गिट्टी के होते हैं। अगर हम पानी डाल रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, पानी के थ्रू आप डेंसिटी समझ सकते हो। पानी डालेंगे तो गिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी हो सकता है नीचे तक चला जाए गिट्टी के अंदर। बालू के अंदर देखोगे तो बालू के अंदर पूरा नीचे तक नहीं जा पाएगा, आधा तक जा सकता है मे बी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गिट्टी से कम पानी जाएगा बालू में। और बालू से भी कम किस में चला जाएगा, सीमेंट में। सीमेंट में बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी नहीं जा पाएगा, ऊपर तक ही पानी रह जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे तो कॉम्पैक्शन अच्छा खासा होगा, और कॉम्पैक्शन अच्छा खासा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर छोटे सेल हैं तो फिर इनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब एक बात बताइए, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, सेल में है क्या सबसे ज़्यादा, तो सेल में सबसे ज़्यादा सर है क्या बोलते हैं, आप सेल के अंदर जो ही एंट्री मारेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको पानी वाला लिक्विड वाला फॉर्म ही नजर आएगा, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर भी जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म। तो सेल अगर बहुत छोटे छोटे हैं तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्म की। तो यानी ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इस रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी के अंदर डेंस क्या पाए जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म पाए जाएंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म पाए जाएंगे, ठीक है। यानी प्रोटोप्लाज्म कैसे होंगे,
बहुत घने होंगे। ओके, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको क्या करना है कि कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। तो कंटिन्यूसली डिवाइड करना है और डिवीजन होता किसके थ्रू है सर? न्यूक्लियस के थ्रू। भाई न्यूक्लियस के अंदर ही तो डिवीजन वाले मटेरियल मौजूद होते हैं भाई। क्रोमोसोम्स हो गया, क्रोमैटिन हो गया, या जो सबसे मेन पार्ट है भाई इस डिवीजन को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? न्यूक्लियस ही है। आई बात समझ में? तो कुल मिला के न्यूक्लियस बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन में। अब अगर लगातार आपको डिवीजन करना है, सेल डिवीजन करना है, तो उस कंडीशन में आपका जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। न्यूक्लियस बड़ा होने से क्या होगा सर? न्यूक्लियस बड़ा होगा तभी तो ज्यादा सेल बना पाएगा। आई बात समझ में? तभी तो ज्यादा नए सेल बना पाएगा। तो इस कंडीशन में ये मेरिस्मेटिक सेल होते हैं, इनका न्यूक्लियस भी कैसा होता है? लार्ज होता है। तो लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। आई बात समझ में? ये 3 बातें। पहला मैंने बोल दिया स्मॉल सेल, दूसरा मैंने बोल दिया डेंस प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा मैंने बोल दिया लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर? बिल्कुल। चौथी बात और समझ लो, इनको क्या करना है? कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। एक सेल क्या करेगा? ब्रेक करके अपने आप को 2 नए सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। यानी एक पेरेंट सेल होगी, 2 डॉटर सेल के अंदर ब्रेक हो रही है। तो इसका अर्थ यह है कि एक सेल कंटिन्यूसली अपने शेप को चेंज कर रही है। यही तो हो रहा है। एक ऐसे है अभी फिलहाल में, लेकिन तुरंत क्या कर रही है? कट करके 2 सेल्स में चली जा रही है। अब एक बात ध्यान से समझो, हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। रूट क्या है? प्लांट का एक पार्ट है। और क्या प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेल वॉल की। यानी इनके अंदर क्या पाया जा रहा होगा? सेल वॉल। अब अगर सेल वॉल की बात करूं मैं, तो सेल वॉल एक तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल को, और दूसरा उसको क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब कठोरता प्रोवाइड करता है। अब एक बात बताओ, अगर सेल बहुत कठोर हो जाएगा तो उसको तोड़ पाना संभव होगा? नहीं। तो एक सेल की रिजिडिटी सेल वॉल के थ्रू होती है, ठीक है ना। और उसको एक स्ट्रक्चर भी किसके थ्रू मिलता है? सेल वॉल के थ्रू। अगर सेल वॉल अच्छा खासा आ गया उसके ऊपर, सेल वॉल रिजिडिटी दे देता है, तो उसके पास एक फिक्स शेप हो जाता है किसी भी प्लांट सेल के पास। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो सेल है, अगर ये छोटे हैं और इनका न्यूक्लियस बड़ा है, इनका मतलब लगातार इनको डिवाइड करना है, तो भैया अगर ये बहुत मोटा लेयर अपने ऊपर चढ़ा लेंगे तो तोड़ने में क्या हो जाएगी? कठिनाई। इन सेल डिवीजन इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इस कारण इनका जो सेल वॉल देखा गया, वो सेल वॉल कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है, बहुत पतला होता है, ताकि इजीली क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए 2 नए सेल के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? यानी सेल वॉल बहुत मोटा नहीं होता है। और एक बात, अब यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात और समझिएगा, इनके चूंकि सभी के सभी सेल हैं और सभी के सभी एक साथ ग्रुप में, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक, इस रीजन तक, यहाँ से यहाँ तक, इस रीजन तक क्या है? आपके मेरिस्मेटिक सेल हैं। ये सब मेरिस्मेटिक सेल का सेम काम है। तो क्या सभी मेरिस्मेटिक सेल में मान लो किसी एक सेल को कोई जरूरत लगी तो दूसरे सेल से क्या करेगा? हेल्प ले लेगा कि नहीं लेगा? तो एक सेल दूसरे सेल से हेल्प लेगा ही नहीं। है आपस में क्या है? पहली बात तो कनेक्टेड होंगे, तो कनेक्टेड होंगे तभी तो हेल्प मांग पाएंगे। और एक सेल दूसरे सेल से किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के कारण, ठीक है ना। तो इनके अंदर भी अच्छा खासा या अच्छा वाला क्या होगा? प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होगा, ठीक है ना। गुड, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं गुड प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, ठीक है ना। तो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के अंदर इतनी सारी बातें हमने देखी। आई बात समझ में? क्या क्या है इस मेरिस्मेटिक सेल की प्रॉपर्टी? कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। और क्यों करता है? क्योंकि छोटे सेल होते हैं तो इस कारण डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ज्यादा घना प्रोटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है। सेल वॉल थीन होती है। क्यों होती है? आपको समझ में आ गया। और प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कैसा होता है? अच्छा वाला होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? यानी आपस में जो सेल का कनेक्शन होता है, सभी सेल आपस में अंबुजा सीमेंट की तरह क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, तो हमने सबसे पहला रीजन यहाँ पे देख लिया। ओके, अब इसके जस्ट ऊपर जाएंगे। तो इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये जो रीजन होगा ये कुछ इस तरीके से होगा कि भाई ये जो सेल है, मेरिस्मेटिक सेल है, वो अपने आप को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करके नए सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे। यानी इसके ऊपर के जो सेल होंगे ये इनके डिवीजन के कारण बने होंगे।
और इनके डिवीजन के कारण बने होंगे। तो भाई देखो इनका काम क्या था, कंटिन्यूसली डिवाइड करना। क्या वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे? नहीं, इनका काम क्या था, आगे के रूट्स को बनाना, आगे के रूट्स के पार्ट्स को बनाना। तो ये काम तो इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ा गया ना, इनके ऊपर नहीं ना है। इनका काम है नए पोर्शन बनाना। अब जब नया पोर्शन बन गया तो नया पोर्शन बनाने जाएगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाने का काम कौन कर रहा है, ये ना। तो जो ऊपर के इसके रीजन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये जो सेल पहले बहुत छोटा था, ये जब ऊपर आएगा यानी जो नया सेल बनेगा उसको तो जरूरत है नहीं कि नया सेल बनाना है उसको, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो छोटा नहीं रहेगा, वो अपनी साइज को क्या करेगा, लंबा रखेगा। आई बात समझ में? वो अपने साइज को ऐसे लंबा रखेगा, वो अपने साइज को लंबा रखेगा एज कंपेयर टू बॉटम वाले सेल यानी मैथमेटिक सेल से, ठीक है ना। तो ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। यहाँ पे भैया इसको जरूरत नहीं है किस चीज की, ज्यादा सेल बनाने की, तो इस कारण यहाँ पे क्या होगा, इसका शेप लंबा होगा। देखो इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन से क्या निकाल लो, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, लंबा। क्योंकि यहाँ से मैथमेटिक सेल ने अब बना दिया है नए सेल, और नए सेल को लग रहा है कि हमें तो जरूरत है नहीं, तो वो बेचारे अपने अंदर क्या कर रहे होंगे, वो अपनी साइज को क्या कर रहे होंगे, लॉन्ग कर रहे होंगे, यानी इलॉन्गेशन चल रहा होगा। भाई साइज क्या हो रही होगी, साइज इनकी बढ़ रही होगी, पहला चीज। अभी देखो ये कर रहे हैं ना कि हो गए हैं, ठीक है ना, इनका साइज क्या हो रहा होगा, निरंतर बढ़ रहा होगा। भाई बढ़ रहा है, इनको लग रहा है कि हमारे अंदर इनकी जरूरत है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये देखोगे तो तुमको एक चीज और समझ में आएगा कि देखो जब ये इनकी साइज बढ़ रही होगी तो इनका जो सेल वॉल है, क्योंकि अब उसको भी नजर आ रहा है, सेल को लग रहा है कि मुझे ज्यादा जरूरत है नहीं नया सेल बनाने की, तो ब्रेक डाउन करने की जरूरत है नहीं, तो मुझे सेल वॉल अपना अच्छा खासा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बात और बताओ कि अगर सेल है, सेल की साइज बढ़ रही है और प्लांट सेल की साइज बढ़ रही है, तो प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम किसका होता है, वैक्यूल का होता है, तो वैक्यूल की भी साइज तो बढ़ रही होगी, यानी वैक्यूलेशन हो रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूलेशन। वैक्यूलेशन का मतलब साइज वैक्यूल की बढ़ रही होगी, और जो सेल वॉल है वो भी क्या हो रहा होगा, मोटा हो रहा होगा। यहाँ पे है बस समझ में, यानी यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा होगा नए सेल वॉल का, जितना सेल वॉल नीचे वाले का था उससे ज़्यादा वाले सेल डिपॉजिट हो रहे होंगे इस सेल के ऊपर, तो डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या स्टार्ट हो गया होगा, डिपोजिशन स्टार्ट हो गया होगा, किसमें, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में, यानी रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर ये हो रहा होगा, ठीक है, कि सेल की साइज बड़ी हो गई होगी, वैक्यूलेशन स्टार्ट हो गया होगा, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल हो गया होगा। लेकिन ये इतने दूर तक तो ठीक है, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, ये चलते चलते जाएगा। अब इसके बाद जब ये नेक्स्ट सेल बना रहा होगा तो उसके पास उसको तो एकदम जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जाके डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा, स्टेम से। आई बात समझ में, वो किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, स्टेम से या मेन रूट से, तो फिर दिक्कत कहानी खत्म। तो जो ऊपर वाले सेल के होंगे, यानी ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद जो सेल होंगे, यहाँ के जो सेल होंगे मैच्योर हो चुके होंगे। मैच्योरिटी आने पर इनके पास, अब मैच्योर सेल की प्रॉपर्टी क्या है, मैच्योर सेल अगर हम बात करें तो मैच्योर सेल का एक फिक्स्ड शेप होता है। फिक्स्ड क्या होता है, शेप होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और जिसके पास फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड शेप मतलब कि ये सर्कल में होगा कि लॉन्ग में होगा, रॉड शेप में होगा, किस शेप में होगा, जिस भी शेप में होगा, तो उसका एक फिक्स नाम होगा, यानी फिक्स शेप में आ जाएंगे। है समझ में, मैच्योरिटी की सबसे बड़ी वो है। और मैच्योर सेल की ही प्रॉपर्टी होती है कि उस कंडीशन में इनकी साइज कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, यानी मैक्सिमम क्या बोलते हैं, लेंथ होती है, यानी साइज क्या होती है इसकी, मैक्सिमम होती है जब वो मैच्योर हो जाता है। पहले सेल छोटा था, देखो यहाँ पे छोटा छोटा सेल है, फिर उससे बड़ा, और फिर जैसे हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं नहीं करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पहले बहुत छोटा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। वैसे नहीं, जब एकदम मैच्योर हो जाएंगे हम, तो हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी अटैच है कि हम मैच्योरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि आपके अंदर ये गुण नजर आएंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यानी सिंपल अपने आप से लॉजिक लगाइए कि आप जब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, यानी जब बड़े हो रहे होंगे, तो आपके अंदर क्या हो रही होगी, बहुत अच्छे से चीज़ों को के अंदर चीज़ों की समझ आ रही होगी, और लोग आपको देख के समझ जा रहे होंगे कि आप मैच्योर हो चुके हो। आई बात समझ में।
तो ये रीजन होता है। तो फिक्स शेप आ जाता है और साइज भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस रीजन में आप देखोगे तो ये क्या होंगे, एक फिक्स्ड शेप के अंदर नजर आएंगे। आई बात समझ में, एक फिक्स शेप के अंदर नजर आएंगे। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन यानी यहाँ पे क्या होंगे हैं, मैच्योर हो चुके हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनके पास क्या होगा, फिक्स शेप हो जाएगा, फिक्स शेप आ जाएगा और साइज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम साइज अटेन। यानी यहाँ पे जो सेल होगा वो कैसा साइज, मैक्सिमम साइज यहाँ पे क्या कर रहा होगा, हो चुका होगा, पा चुका होगा। और यहाँ पे जो सेल वॉल की डिपोजिशन हो रही थी वो क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट। यानी सेल वॉल का डिपोजिशन यहाँ पे क्या हो चुका होगा, कंप्लीट। आई बात समझ में, सेल वॉल का डिपोजिशन कंप्लीट हो गया होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज और, अब अगर आप मैच्योर हो जाते हो तो देखते हो आपके, जैसे अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो एक पर्सन है जब वो मैच्योर होता है, एक लड़का है मैच्योर होता है, तो क्या आना स्टार्ट हो जाता है, दाढ़ी बाल स्टार्ट हो जाता है ना आना उसके चेहरे पे, अंडर आर्म्स के जगह पे। तो क्या हो जाते हैं, उनके पास बाल आना, हेयर का आना स्टार्ट हो जाता है। और वो लक्षण होता है, वो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है जो शो कर रहा होता है कि इसके अंदर ये बंदा क्या हो रहा है, अब मैच्योर हो रहा है। आई बात समझ में? तो क्या होता है, इसका मतलब मैच्योरेशन का भी मैंने जस्ट बताया था, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वैसे ही ये जब सेल मैच्योर हो जाएगा तो ऊपर की जगह पे क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो ऊपर की जगहों पे क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे, बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको बोलेंगे हम लोग रूट हेयर। क्या बोलेंगे, रूट हेयर, रूट हेयर। आई बात समझ में? इधर ही मैच्योर हुआ है ना, तो मैच्योर हो गया तो दाढ़ी बाल तो आएंगे ना इसके, तो इसका मतलब वही क्या है, हेयर का आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रूट हेयर। ये रूट हेयर है। ये रूट हेयर का प्रॉपर्टी क्या है सर? सर रूट हेयर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि भाई रूट का काम क्या है, रूट का काम है मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो रूट हेयर के आ जाने से ये फायदा होगा कि वो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया था पहले इतना था, हेयर आ जाने से इतना बढ़ गया, यानी एरिया जो एब्जॉर्प्शन का था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना भाई, पानी और खनिज पदार्थों को जो इतने जगह पे ले रहा था, इनके बालों के आने से ये थोड़ा सा और फैल गया, इसका मतलब थोड़ा इतना बड़ा हो गया ना, इसका मतलब बाल आ जाने से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इतने दूर से अब क्या कर लेगा, सॉइल से पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, जबकि इतना था पहले तो इतने ही दूर से कर रहा था। आई बात समझ में? तो रूट हेयर का सबसे बड़ा काम क्या है कि सरफेस एरिया क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और जिससे एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो एब्जॉर्प्शन का भी काम बढ़ गया, यानी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होने लगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो रीजन ऑफ रूट के अंदर आपने इतनी पोर्शन को मतलब देखा। सबसे नीचे रूट कैप है, रूट कैप का काम आपने देख लिया कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है और क्या करते हैं, रास्ता देने का काम करता है। फिर रीजन ऑफ मैस्मेटिक एक्टिविटी को देखा, जहाँ पे मैस्मेटिक सेल पाए जाते हैं रूट्स के अंदर। उनकी प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूसली डिवाइड करने की, हमेशा क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है इनके पास कि सेल स्मॉल होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियस, सेल वॉल पतली होती है, क्यों, और सबका आपके पास एक कारण था कि क्यों आखिर ऐसा होता है। ओके, फिर आपने देखा ऊपर जस्ट गए रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, जहाँ पे साइज बढ़ गई इनकी, ठीक है ना, साइज बड़ी हो रही थी, वैक्यूलेशन कर रहे थे, यानी इनके वैक्यूल की भी साइज बढ़ रही थी और डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल भी बढ़ रहा था। क्यों, ये भी आप समझ लिए। रीजन ऑफ मैचुरेशन में गए तो वहाँ पे कंप्लीट हो गया सब कुछ, और फिर यहाँ भी देख लीजिए क्यों ऐसा हुआ। ओके, तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। तब एक चीज़ और इसमें समझ लीजिएगा, मैं इसको मिटा के थोड़ा आप समझा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, हमने इस रूट की जब स्टडी की, यानी इस रूट के बारे में देखा, तो रूट को हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्या हम नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या ऊपर से नीचे की ओर। अभी आप कहोगे सर आपने जब पढ़ाया तो आपने नीचे से ऊपर की ओर पढ़ाया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन
हम जब भी एक रूट को लेंगे तो हम हमेशा कहाँ से देखेंगे, ऊपर से ही तो नीचे की ओर ऑब्जर्व कर पाएंगे भाई। हमको ऊपर से, हम कहाँ हैं, जमीन के ऊपर, और रूट कहाँ है, जमीन के नीचे। तो हम जब देखेंगे उसको तो हम जमीन के नीचे यानी ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, है समझ में। तो इस कारण इस टर्म को बायोलॉजी में एक नाम दिया गया है, एक नाम है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, और दूसरा नाम है डिस्टल, दूसरा नाम है डिस्टल। अब इसका मतलब क्या है सर, डिस्टल का मतलब दूर और प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक, प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक। यानी जब एक आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो जो चीज पास में होती है वो प्रॉक्सिमल की कंडीशन में जाएगी और जो चीज दूर होती है वो डिस्टल के कंडीशन में जाएगी। डिस्टल से याद कर लीजिए डिस्टेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है दूरी, है समझ में। यानी दूर है अगर कोई चीज तो वो क्या होगा, डिस्टेंस मतलब दूर या दूरी, वही चीज है। डिस्टेंस नहीं बोला मैं, दूर, डिस्टेंट है तो दूर होगा, तो दूर है। और प्रॉक्सिमल मतलब पास, पी आ रहा है ना, तो पी से मतलब पास, सिंपल, आई बात समझ में। तो पी से पास और डिस्टेंस, डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर, आई बात समझ में। और डी भी तो है, ऐसे भी समझ लो ना, डी से दूर होगा, आई बात समझ में, और पी से पास हो जाएगा, काम खत्म। अब ध्यान से अगर थोड़ा और ऑब्जर्व करें हम तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आप मेरे सर के पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आप क्या, मैं सोया हुआ हूँ और मेरे आप सर के पास सोए हुए हो, ठीक है ना। तो आपको मेरा जो पैर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में मेरा जो पैर वाला पोर्शन होगा किस में चला जाएगा, डिस्टल में चला जाएगा, आई बस में। और मेरा सर वाला पोर्शन कहाँ रहेगा, प्रॉक्सिमल, आपके पास। यानी आप प्रॉक्सिमल टू डिस्टल देख रहे हो। लेकिन अगर आप पैर के साइड में सो गए तब उस कंडीशन में पैर आपको पास दिखाई देगा और सर मेरा कहाँ दिखाई देगा, दूर। तो उस कंडीशन में पैर वाला पोर्शन क्या हो गया, प्रॉक्सिमल, और सर वाला पोर्शन डिस्टल हो गया, आया समझ में। तो इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे कि प्रॉक्सिमल मतलब पास और डिस्टल मतलब दूर। तो जब भी हम रूट का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। आई बात समझ में, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये विजन। ओके, तो आपकी जो रूट की कहानी थी कि रूट कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल थे, सब क्लियर हो गया। रीजन ऑफ रूट भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेम के बारे में कहानी कि स्टेम क्या होता है। तो स्टेम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है स्टेम क्या है भाई। स्टेम ही तो वो है जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, स्टेम ही है, स्टेम ही तो है जो सहारा होता है किसका, ब्रांचेस का, पत्तियों का, फलों का, फूलों का। अगर स्टेम नहीं रहता तो ये सब कहाँ रहती। तो स्टेम क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। और क्या करता है स्टेम, तो स्टेम का काम है सर कि जो जमीन से पानी आ रहा है, मतलब रूट जो पानी एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल एब्जॉर्ब कर रही है, उनको अपने थ्रू कहाँ भिजवाना, पत्तियों तक, और पत्तियों के अंदर से जो खाना आ रहा है उसको रूट तक भिजवाना, और अपने अंदर भी खाना खाना। आएगा समझ में, ये भी नज़र आ रहा है। फिर जहाँ ज़रूरत पड़ रही है तहाँ रिप्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी कर रही है। तो रूट का काम क्या है, अलग अलग है। तो हमारा टॉपिक है फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम भाई, स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे कि रूट था, ऐसे देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रूट इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट। देखिए अपने आप में सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबका एक अलग अलग रोल है और हर रोल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़िए तो उस कंडीशन में आपको लगना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं पिछला वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे तो ये बेस प्रोवाइड है, मतलब बेस है, बेस पॉइंट से, बेस पॉइंट के नीचे यानी इसके नीचे ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो ये क्या यहाँ पे पाया जाएगा सर, यहाँ पे पाया जाएगा रूट, यहाँ पे पाया जाएगा रूट, रूट होगा, ये रूट है। अब रूट की कहानी पढ़ लिया आपने तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से निकलेगी स्टेम, यहाँ से निकलेगी स्टेम, ठीक है ना, स्टेम निकलेगी ये। आई बस समझ में, ये स्टेम कुछ ऊपर तक गई है यहाँ तक, ठीक है। फिर आपको भी पता है कि स्टेम जो होता है, इस स्टेम के अब अगर हम ऊपर बात करें यानी स्टेम के जस्ट हम ऊपर बात करें तो हर जगह क्या प्रेजेंट होती है, नोड। क्या प्रेजेंट होती है, नोड, नोड प्रेजेंट होती है भाई। ये नोड से ही क्या निकलती हैं, इन नोड के पास ही क्या प्रेजेंट होती है, मतलब इन नोड से निकलती हैं लीव्स। क्या निकलती हैं, लीव्स। क्या निकलती हैं, लीव्स, लीफ समझ लो।
और यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, बड। क्या प्रेजेंट होता है, बड। क्या प्रेजेंट होता है, बड। बड से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस। ब्रांच बड से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस। मान लो सपोज कर लो ये नोड है, इन नोड के पास बहुत सारी क्या है, मान लेते हैं कि लीव्स है। ओके, बहुत सारी पत्तियां मैंने यहाँ पे लगा दी। ओके, बहुत सारी पत्तियां यहाँ पे आ गई। ओके, स्टेम के पास, और यहीं से क्या निकलेंगे, आपकी ब्रांचेस निकल जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोने पे बड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बड। आई थिंक समझ में आ गया क्या सर, नोड प्रेजेंट है, नोड के पास लीफ है, नोड के पास ही बड है, बड से क्या निकलेंगे, ब्रांचेस। बात खत्म। उन ब्रांचेस से फिर लीफ निकलेगी, क्योंकि उन ब्रांचेस के पास भी नोड पाए जाएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगी। आए समझ में। तो बड से ही क्या निकलती हैं, ब्रांचेस। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। और ये भी पढ़ा है कि जो बड होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कैसी, एक्सिलरी बड और टर्मिनल या एपिकल बड। ठीक है ना, जो सबसे टॉप पे होती हैं बड, वो कैसी होती हैं, एपिकल होती हैं। एपिकल बड होती हैं, जहाँ से क्या निकल के आता है, फ्लावर निकल के आएगा। आएगा समझ में। और जो ये किनारे साइड साइड में जो बड होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सिलरी बड होती हैं। एक्सिलरी बड होती हैं। ये एक्सिलरी बड का काम क्या है सर, एक्सिलरी बड का काम है ब्रांचेस निकालना, कांटे बनाना, ये सब काम करना। कांटे बनाना, हाँ। एक बात बताइए, एक प्लांट है, एक प्लांट को अगर अपने आप को प्रोटेक्ट, देखो यार प्लांट कांटे क्यों बनाता है, प्लांट कांटे इसलिए बनाता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ये भी एक रीजन है। आयो समझ में। इसका काम क्या है, देखो कांटे का काम, अगर आप कांटे को जब पकड़ने जाओगे तो क्या कांटा चुभेगा तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, यानी ये नहीं उसको पकड़ना चाहोगे, जिससे प्लांट को कोई हानि ना पहुंचेगी। ये प्लांट चाहता ही नहीं ना कि आप उसको पकड़ो, है कि नहीं है। छोटा बच्चा थोड़ी ना कि उसको आप जाके पकड़ के खिलाएंगे, है ना। तो कुल मिला के जो प्लांट होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाता है, कांटे। और एक और रीजन, जैसे देखो जितने भी हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस मतलब जो शाकाहारी होते हैं, मान लो हर्बीवोरस एनिमल है, वो तो खाएंगे ही पेड़ पौधे। अब मान लो गाय के सामने कोई भी पेड़ आ गया तो आराम से खा लेगी, है ना। लेकिन अब प्लांट को लगा कि यार ऐसे करेंगी तो गाय तो हम लोग का अस्तित्व ही खत्म कर देगी, तो प्लांट ने अपने चारों ओर क्या बना दिया, कांटा। अब क्वेश्चन ये था कि कांटा उसको कहाँ से बनाना चाहिए, टॉप से बनाना चाहिए कि साइड साइड से बनाना चाहिए। सर टॉप से यदि बनाएगी तो देखो यार, टॉप से अगर उसने कांटा निकाल दिया तो बड़ा आसान है ना, इजी है, उसको उतना काट के निकाल दो, बाकी तो तुम्हारा है सब, है कि नहीं है। लेकिन अगर तुमने क्या बना दिया, साइड साइड से, तो जो ही मुंह खोलेगी, जो ही खाने के लिए जाएगी, तो ये कांटा क्या हो जाएगा, मुंह में चुभेगा, और इस कारण उसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। आए समझ में। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने क्या देखे हैं, प्लांट देखे हैं, पेड़ देखे हैं, पेड़ पौधे देखे हैं, जिसके अंदर क्या निकलते हैं, साइड साइड से क्या निकलते हैं, कांटे निकलते हैं। और वो कांटे क्यों निकलते हैं, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो कांटा कौन निकालता है, ये भी दिमाग में रखेंगे, एपिकल बर्ड। ठीक है ना, नहीं सर एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड क्या निकलती है, फ्लावर। आई थिंक क्लियर होगा। तो कांटा कहाँ से निकलता है, ये समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब हम इसके फीचर्स को तो समझ ले रहे हैं, फीचर्स तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो भैया ब्रांचेस को यही तो ओरिजिनेट करती है, ब्रांचेस इसी के थ्रू निकलती हैं, स्टेम से ही निकलती हैं। तो ब्रांचेस को ओरिजिनेट करना, ओरिजिनेट करना, ओरिजिनेट करना, पहली बात। दूसरा बात क्या है, दूसरा काम क्या है, अभी जस्ट बताया गया है भाई। स्टेम का काम ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट नहीं करना, पूरे स्ट्रक्चर को। देखो यार ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट आएगा कल के डेट में, उन सबको वो सब किसके ऊपर रहेंगे, स्टेम के ऊपर ही ना। स्टेम के ऊपर ही तो लटके रहेंगे, स्टेम के ऊपर से, स्टेम की ही सहायता से तो टिके रहेंगे। अगर स्टेम को काट दे तो सब कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो दैट मीन्स सबको क्या करती है, यानी पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है बाकी सभी पार्ट्स को, है ना समझ में, बाकी सभी पार्ट्स को, या बाकी सभी पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पहली बात। दूसरा काम, तीसरा काम देखेंगे अब। तीसरा काम देखो यार, यहाँ से रूट ने क्या ले लिया, H2O ले लिया एंड मिनरल ले लिया,
तो H2O और मिनरल जब लिया इस रूट ने तो फिर ये क्या करेगी, H2O और मिनरल को ये क्या करेगी, अपने ही थ्रू क्या करेगी, लीव्स के पास भेज देगी, है ना। और लीफ जब खाना बनाएगी तो वो क्या करेगी, रूट तक पहुंचाएगी, है या ना। तो जो भी हो रहा है H2O और मिनरल्स किसके रास्ते जा रहे हैं, किसके रास्ते जा रहे हैं, इसी के रास्ते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जब खाना बन रहा है तो इसी के रास्ते आ रहे हैं, है कि नहीं है। दैट मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है, हाँ या ना। ये सर, यस सर, ये काम क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन किसका सर, ये H2O का, मिनरल का और फूड का यानी खाने का, है ना। H2O का, मिनरल का, फूड का, आएगा समझ में। तो इन सब चीज़ों का ये काम कर रही होती है ट्रांसपोर्टेशन का, समझ में आ रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। फिर चौथे नंबर पे जब ये देखती है कि जब ये खाना पहुंचा दिया रूट के पास, तो रूट के पास खाना पहुंचा दिया, उसके बाद इसके पास खाना आएगा, तो फिर ये पत्तियां जो होती हैं अपना खाना जब प्रोड्यूस कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं, खा लेती हैं, बाकी सबको दे देती हैं, तो फिर बचा हुआ खाना कहाँ स्टोर होता है, स्टेम के पास। यानी ये खाने को भी क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। और पांचवें नंबर पे ये काम आता है कि भैया स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन भी होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन, याद करिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सर कैसे, आप गुलाब का फूल लीजिए, गुलाब के फूल में आपको बस क्या चाहिए, उसका तना चाहिए, तना मिल जाएगा, काट के कहीं पे लगा दीजिए तो गुलाब का फूल क्या हो जाएगा, उग जाएगा। आई बात समझ में। गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो दिए रहते हैं उनके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, तो एक फ्लावर जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। बाकी सब किसके अंदर आता है, उसका वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। तो अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसके थ्रू नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके थ्रू, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट है उनके थ्रू हो रहा है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। आएगा समझ में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको कायिक प्रवर्धन। और इसका एग्जाम्पल क्या है आप खुद देख ले रहे हो, गुलाब का जो फूल है। आएगा समझ में। तो ये स्टेम का फीचर और फंक्शन है कि भैया ब्रांचेस को ओरिजिनेट करता है, ब्रांचेस इसी से के थ्रू निकलती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पानी का, खनिज का और खाने का, खाने को स्टोर करता है, और फिर क्या करता है, रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। कांटा कौन बनाता है, एक्सिलरी बर्ड बनाता है, जबकि एपिकल बर्ड कांटा नहीं बनाता है। तो आई थिंक ये पूरी कहानी समझ में आ गई है अभी स्टेम के बारे में। फिर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के बारे में बात कर रहे होंगे। अगर इसमें से कोई भी आपके मन में कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो ज़रूर हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच है बस।